नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से है। आप सबको पिछले महीने मैंने बताया था कि अभी भारत की तरफ से अपनी ड्राई कावेरी इंजन को हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए रशिया भेजा गया है, जहां पर इसकी टेस्टिंग किया जा रहा है। इस बात पर अभी बात करते हुए डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि जल्दी हमारी कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट को प्रोडक्शन के लिए तैयार कर दिया जाएगा और 2024 तक इसको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए एचएएल को फ्लाइट सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है। अब ड्राई कावेरी इंजन को पहले तो हमारी घातक यूसीएवी में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा था। यह इंजन करीब 46 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और अभी इसकी टेस्टिंग की फाइनल स्टेज चल रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि इस इंजन में अभी 80% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने पर भी इसमें 80% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। इसी को बेस करके अभी एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को भी फिर से डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसको हमारे वर्तमान के और पूर्व एयरफोर्स के चीफ की तरफ से सपोर्ट किया गया था और उनका यह कहना था कि डीआरडीओ को भी ड्राई कावेरी इंजन की कोर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कावेरी MK2 इंजन को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको आगे चल के तेजस MK1 और MK1A फ्लीट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब इसमें इंजन की थ्रस्ट आउटपुट को 90 किलोन्यूटन तक बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया था, जिसमें 57 किलोन्यूटन की ड्राई थ्रस्ट और लगभग 90 किलोन्यूटन के आसपास की आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को करने की बात की गई थी। लेकिन वर्तमान की जो ड्राई कावेरी इंजन है ये 46 किलोटन के आसपास के ही ड्राई थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और एग्जिस्टिंग कन्फिगरेशन के साथ में अगर इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन को लगाया जाता है तब ये करीब 73 से 74 किलोटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि तेजस के लिए तो सही नहीं होगा। लेकिन एचएएल की जो नई HLFT-42 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है उसको पावर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक इसको लेके कोई ठोस डेवलपमेंट शुरू होने की बात नहीं किया जा रहा, लेकिन आगे चल के पता चलने वाला है कि दोबारा कावेरी इंजन किस इनिशियल वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया आता या फिर नहीं किया आता है। अगला अपडेट टैक्टिकल मिलिट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से। आप सभी ने देखा होगा पिछले कुछ सालों में आर्मी की तरफ से अभी ईवीज को अपने सर्विस में इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और पहले नॉन कॉम्बैट रोल में और फिर कॉम्बैट रोल में भी इनको डिप्लॉय करने का प्लानिंग किया जा रहा है। अब ईवीज की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी रेंज को लेकर हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और इनको चार्ज करने में काफ़ी वक्त लगता है, यानी कि एक बार इनको चार्ज करने में 8 घंटे का वक्त लग सकता है, फिर फास्ट चार्जर हो तब भी इनको फुली चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का वक्त लग सकता है। जबकि अगर सेम स्टैंडर्ड की कोई व्हीकल पेट्रोल से चलता है फिर डीजल से चलता है तो उसको हम बहुत ही आसानी के साथ रिफिल कर सकते हैं और फिर से उसको चला सकते हैं, जिसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। और खास करके माउंटेन रीजन में और लद्दाख जैसे एरिया में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑपरेट करने में हमको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो इनिशियली आर्मी की तरफ से अभी पहली बार जिन ईवीज को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है उनको पीस टाइम ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए खरीदने का प्लान किया जा रहा है। पर फिर भी अभी बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम प्रोवेक डायनामिक्स है, उनकी तरफ से अभी इंडियन आर्मी के लिए एक टैक्टिकल ईवी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इस व्हीकल की ओरिजिनल पिक्चर तो अभी तक पब्लिश नहीं किया जा रहा, लेकिन इस व्हीकल की ओवरऑल रेंज करीब 423 किलोमीटर तक होने की बात की जा रही है। 0 से 100 तक बस 5 सेकंड में ही क्रॉस कर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें, यानी कि टॉप स्पीड की बात करें तो इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। सबसे खास बात तो ये कि यह व्हीकल अभी 30 मिनट के अंदर ही 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जो कि अभी तक ईवीज के सेगमेंट में सबसे तेज चार्ज होने वाला व्हीकल होने वाला है। अब ऑनेस्टली जो स्पेसिफिकेशन इस कंपनी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है उसके मुताबिक उनको आर्मी के लिए मिलिट्री व्हीकल नहीं बल्कि सुपर कार या सिविलियन व्हीकल बनाना चाहिए, क्योंकि आर्मी को अभी 5 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड में जाने की बहुत ही कम सिचुएशन में ज़रूरत पड़ सकती है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का आर्मी क्या करने वाला है। आर्मी को खास करके ऐसे व्हीकल चाहिए जो कि रफ टेरेन में ऑपरेट किया जा सके, पहाड़ी एरिया में ऑपरेट किया जा सके और इनकी ओवरऑल स्पीड अगर 100 से 120 तक भी रहता है तब भी आर्मी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन व्हीकल का टफ होना काफ़ी ज़रूरी है जिसे जंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा अभी ये कंपनी अपनी एक एसयूवी को भी लॉन्च करने की बात कर रही है जो कि शायद सिविलियन मार्केट के लिए बनाया जा रहा है और ये 500 किलोमीटर तक की सिंगल चार्ज में रेंज देने वाला है। साथ ही इसकी टॉप स्पीड भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने की बात किया जा रहा है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर। पिछले 2 सालों में ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं और अभी पहले तो डीआरडीओ की तरफ से एक एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था,
जिसके बाद अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से भी एंटी ड्रोन सिस्टम को और ड्रोन्स को डेवलप करना शुरू किया जा चुका है। अब एंटी ड्रोन सिस्टम आप सब जानते हैं कि दो तरह के प्रिंसिपल को बेस करके हो सकते हैं, एक सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी होता है और एक हार्ड किल कैपेबिलिटी होता है। इनमें जो सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी होता है उसमें ड्रोन्स के सिग्नल्स को जैम करके उसको नाकाम किया जाता है, जबकि हार्ड किल कैपेबिलिटी में कोई प्रोजेक्टाइल ड्रोन के ऊपर फायर किया जाता है या लेजर की मदद से नष्ट करने की कोशिश की जाती है या फिर फिजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अभी ऐसे ही एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका नाम एडिथ डिफेंस सिस्टम है, उनकी तरफ से अभी ये बात बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी एक एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है जो कि हार्ड किल कैपेबिलिटी को रखने के साथ साथ ड्रोन्स को कैप्चर करने की क्षमता भी रखने वाला है। इसका नाम स्ट्रिंगर 400 होने वाला है और ये एक एयर पावर प्रोजेक्टाइल को फायर करने वाला है जो कि ड्रोन्स को डैमेज देने के साथ साथ इसमें एक नेट भी मौजूद होने वाला है जो कि ड्रोन्स को अपने चपेट में लेने की कोशिश करने वाला है। इसमें AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और खास करके स्वार्म ड्रोन्स को कैप्चर करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए सेंटी ड्रोन सिस्टम की रेंज लगभग 300 मीटर के आसपास होना चाहिए, यानी कि 300 मीटर की दूरी से दुश्मन की ड्रोन के ऊपर जाल फेंक सकता है और इसे न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। और कंपनी को उम्मीद है कि खास करके भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में चल रही लो फ्लाइंग ड्रोन एक्टिविटी जिसमें ड्रग्स या हथियार को स्मगल करने की कोशिश किया जाता है, उनको रोकने के लिए बहुत ही कारगर वेपन साबित हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अब सबको पता होगा कि भारत की तरफ से 2020 में यूनाइटेड स्टेट के साथ 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसकी कीमत करीब $2.6 बिलियन के आसपास की थी और इसमें हेलीकॉप्टर के साथ साथ इनकी मेंटेनेंस, वेपन सपोर्ट और ट्रेनिंग जैसे फैसिलिटी को भी खरीदा गया था। जिसके बाद इसी साल की शुरुआत में ही इन हेलीकॉप्टर की पहली बैच को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था। अब इनिशियली इसमें 3 हेलीकॉप्टर को भारत को दिया गया था और 3 हेलीकॉप्टर को भारत की तरफ से सीधे तौर पर भारत लाने से पहले यूनाइटेड स्टेट की नेवल बेस सैन दिएगो में रखने का फैसला किया गया था, जहां पर इंडियन पायलट्स को इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया था और ये ट्रेनिंग अभी फर्दर एक्सटेंड करने का भी फैसला किया जा रहा है। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कुल मिलाकर भारत को 6 MS-60R हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जा चुका है, जिनमें से 3 अभी सैन दिएगो बेस में मौजूद और बाकी 3 अभी भारत में ला जा चुका है, जिनको अभी INS गरुड़ा बेस में डिप्लॉय करके रखा गया। अभी तक इनको ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय किया गया है फिर नहीं, ये तो बताया नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इनको नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। 2025 तक सभी 24 के 24 हेलीकॉप्टर्स को भारत को डिलीवर करने की बात लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कंफर्म किया गया है, जिसमें से मैक्सिमम हेलीकॉप्टर्स हमारे सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप जैसे कि डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स में मौजूद रहने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।